नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शुरू शिक्षा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन में सबसे पहला जो डेफिनेशन आती है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, यानी कि उसको हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक यौगिक क्या होता है। कार्बनिक यौगिक क्या होता है। तो कार्बनिक यौगिक को समझाने के लिए दो परिभाषाएं हैं, एक ओल्ड है एक न्यू है। तो सबसे पहले अपन पुरानी देख लेते हैं। ओल्ड डेफिनेशन क्या है। तो ओल्ड डेफिनेशन ये बताती है कि बहुत इजी सी है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, जिस यौगिक के अंदर कार्बन हो वे सारे कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड नॉन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। थोड़ा इसको हिंदी में भी लिख देता हूं, कार्बन युक्त यौगिक क्या कहलाते हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि मेथेन, जैसे कि एसिटिक एसिड, और बहुत सारे आप एग्जाम्पल दे सकते हो। तो इसके अंदर देखिए, इनके अंदर ये रहा कार्बन, यह रहा कार्बन, तो इनके अंदर कार्बन है, तो इस परिभाषा के आधार पर ये क्या है, कार्बनिक यौगिक है। लेकिन इसके अपवाद भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अंदर एक्सेप्शन पाया जाता है, अपवाद पाया जाता है, जिसके कारण से इस डेफिनेशन को सत्य नहीं माना जाता। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट और मेटल साइनाइड। इन सब के अंदर देखिए, आपको क्या मिलेगा, कार्बन। इसके अंदर ये रहा कार्बन, 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 ये रहा कार्बन। इनके अंदर कार्बन होते हुए भी ये कार्बनिक यौगिक नहीं है, ये कार्बनिक यौगिक नहीं है। तो ये इस परिभाषा का अपवाद है, इसलिए इस परिभाषा को जो है सत्य नहीं माना जाता है। फिर दूसरी परिभाषा आई, जिसको न्यू परिभाषा बोलते हैं, न्यू डेफिनेशन। तो अपन न्यू डेफिनेशन देखते हैं क्या है। न्यू डेफिनेशन ये बताती है कि हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, थोड़ा सा चेंज कर दिया इसने भाषा को, हाइड्रोकार्बन शब्द यूज कर लिया कि हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्न जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। तो परिभाषा क्या हो गई, हाइड्रोकार्बन and their derivatives known as organic compound। हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्न जो हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लिखूं कि मेथेन, हाइड्रोकार्बन क्या है, जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए। तो ये हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ है, तो ये कैसा है, हाइड्रोकार्बन है। तो ये हाइड्रोकार्बन भी कैसा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इनके व्युत्पन्न के लिए आसानी से बात है, इसमें 4 हाइड्रोजन जो है वो कार्बन से जुड़े हुए हैं। इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दो, और उसकी जगह दूसरा समूह डाल दो, तो व्युत्पन्न बन जाएंगे। तो व्युत्पन्न क्या बना, CH3OH, यानी कि मैथिल अल्कोहल। ये क्या है, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और इसको सामान्य भाषा में अपन क्या बोलते हैं, मेथेन, सबको पता है। और ये क्या है आपका, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो यह है डेरिवेटिव्स, और ये हाइड्रोकार्बन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की दोनों परिभाषाएं हैं, ओल्ड और न्यू। जो ओल्ड है वो उसमें एक्सेप्शन पाए जाने की वजह से उसको नहीं मानते, न्यू के अंदर एक्सेप्शन नहीं, इसके लिए इसको सत्य मान लिया जाता है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो अपना आता है कि कार्बन जो होता है वो बहुत सारे यौगिक का निर्माण करता है। उसके कारण क्या है, तो अगला अपना जो है टॉपिक क्या है, कार्बन फॉर्म्ड मैनी compounds
ड्यू टू मतलब कारण क्या हो सकता है? कार्बन जो है बहुत सारे यौगिकों का निर्माण करता है, ऐसा कार्बन के अंदर क्या खास गुण है, उसके कारण क्या है? तो सबसे पहला जो कारण है वो आपके सामने आता है कि कार्बन के अंदर जो है संकलन की क्षमता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। केटेशन, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ आसानी से जुड़ता हुआ चला जाता है। जब बहुत सारे कार्बन जुड़ जाते हैं तो बहुत सारे यौगिकों का भी निर्माण होता है। तो पहला क्या है? हाई कैटेनेशन पावर ऑफ कैटेनेशन पावर, जो कार्बन जो है उसके अंदर, इसको हिंदी में लिख देता हूं, उच्च श्रृंखलन क्षमता। कार्बन के अंदर जो है श्रृंखलन क्षमता उच्च पाई जाती है। एक ऑर्डर से भी समझ सकते हैं कि कार्बन के अंदर बहुत 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 ज़्यादा होता है श्रृंखलन का गुण, सिलिकॉन से, फिर उससे सल्फर, फिर उससे आपका फास्फोरस और सबसे कम नाइट्रोजन। ये ऑर्डर दिया हुआ है। तो पहला कारण समझ में आ गया कि कार्बन के साथ आराम से केटेनेशन की पावर रखता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि कार्बन जो है वो नॉन मेटल के अंदर के साथ भी कंबाइन होने की उच्च क्षमता रखता है, कि जो नॉन मेटल अधातु उनके साथ भी आसानी से जुड़ जाता है, और आसानी से जुड़ जाएगा तो यौगिक का निर्माण करेगा, तो बहुत सारे यौगिक बनेंगे। तो लिख सकते हैं आप हाई टेंडेंसी टू कंबाइन विथ नॉन मेटल। जितने भी अधातु हैं, नॉन मेटल कौन कौन से हैं? जैसे नॉन मेटल के मैं एग्जांपल आपके सामने लिख देता हूं दूसरे कलर से। जैसे कि नॉन मेटल के अंदर हाइड्रोजन है, हेलोजन ग्रुप के फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये सारे के सारे नॉन मेटल है, और इन नॉन मेटल के अंदर बाइंड रखने की क्षमता बहुत ज़्यादा रखता है कार्बन, जिसके कारण भी बहुत सारे यौगिक का निर्माण होता है। तीसरा कारण है कि कार्बन के अंदर 4 संयोजकता पाई जाती है, 4 वैलेंसी पाई जाती है। तो अगला कारण क्या है? 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन के अंदर 4 संयोजकता पाई जाती है, इसलिए 4 एटम जो है वो अपनी सतह पर जोड़ सकता है, इसलिए भी बहुत सारे कार्बनिक यौगिक का निर्माण करता है। और ये किस प्रकार से वैलेंसी किस प्रकार से हो सकती है? चारों के चारों सिंगल बॉन्ड हो, इस प्रकार से भी प्रदर्शित करते हैं। 2 सिंगल हो, 1 डबल बॉन्ड हो, इस प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। दोनों डबल हो, इस प्रकार से भी अपन प्रदर्शित कर सकते हैं। और 1 सिंगल और 1 ट्रिपल बॉन्ड हो, इस प्रकार से अपन वैलेंसी को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये भी एक कारण है। अगला कारण है आइसोमेरिज्म, समायोता। आइसोमेरिज्म में क्या होता है? आइसोमेरिज्म उस प्रक्रिया को बोलते हैं जिनमें 2 यौगिक, मान लो 2 यौगिक ऐसे हों, 2 या 3 कितने भी हो सकते हैं, जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन उसकी स्ट्रक्चर जो है वो भिन्न भिन्न हो। समायोता को अपन सविस्तार आगे की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन अपने को यहाँ पर यही समझना है कि जिनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे यौगिक एक दूसरे के समायोगी होते हैं, आइसोमर होते हैं। तो लिख सकते हैं इसके अंदर क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या होगा? सेम होता है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर जो है वो आपकी क्या होती है? डिफरेंट होती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देके आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर समझाने की कोशिश करता हूं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चर जो है वो क्या रहेगी? डिफरेंट रहती है। जैसे उदाहरण लेके अपन चलते हैं, मैं आपके सामने C4H10 एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है। अब स्ट्रक्चर के आधार पर इसको अपन या तो इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं, CH3, CH2, CH2 और CH3। एक तो संरचना इस प्रकार से अपन बना सकते हैं, दूसरी संरचना अपन इस प्रकार भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको तो अपन बोलते हैं N-ब्यूटेन और इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। तो देखिए यौगिक का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन कंपाउंड कितने बना लिए? 1 कंपाउंड और 2 कंपाउंड बना लिए। तो समायोता के कारण भी कार्बन जो है बहुत सारे कंपाउंड्स का निर्माण कर सकता है। तो ये सारी की सारी पॉइंट थे किसके बारे में? कार्बन जो है वो इतने कंपाउंड क्यों बनाते हैं।
अब थोड़ा सा अपना आगे की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, केमिस्ट्री की हिस्ट्री के बारे में। तो अगला पॉइंट अपन उठाते हैं हिस्ट्री के बारे में। तो देखिए, एक वैज्ञानिक का नाम है ब्रिजिलियस। एक ब्रिजिलियस नाम का वैज्ञानिक था, उसने आपसे पूछ ले कि वाइटल फोर्स थियरी जो है वो कौन से वैज्ञानिक ने दी, तो आप याद रखिए उस वैज्ञानिक का नाम है ब्रिजिलियस। और ये थियरी देने की वजह से ही इसे फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इजी क्वेश्चन है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पिताजी कौन हैं? तो ब्रिजिलियस नाम का वैज्ञानिक है। अब देखिए, जनरली ये माना जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसिस नहीं कर सकते थे। पहले पुराने टाइम में पहले यही माना जाता था, लेकिन सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्रयोगशाला में उसका संश्लेषण हुआ उसका नाम है यूरिया। ठीक है, देखिए सन 1828 में फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहले ये माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सिंथेसिस है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं हो सकता, लेकिन इन 1828 में सबसे पहले एक साइंटिस्ट आया हुलर नाम का। उसने सबसे पहले प्रयोगशाला के अंदर यूरिया का निर्माण जो है वो इनऑर्गेनिक अकार्बनिक पदार्थों से किया। तो इन फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस्ड और formed from inorganic कंपाउंड, उस कंपाउंड का नाम है यूरिया। और ये जो प्रयोग है वो किसने किया? एफ वूलर नाम का साइंटिस्ट था जिसने ये प्रयोग को किया। कैसे बनाया? उसने क्या किया? अमोनियम सल्फेट लिया, उसकी प्रक्रिया जो है वो पोटेशियम साइनेट के साथ करवाई। तो उसको सबसे पहले क्या मिला? 2 मॉलिक्यूल अमोनियम साइनेट के मिले, प्लस K2SO4। फिर इसको उसने गर्म किया, जिससे किसका निर्माण हुआ? यूरिया का निर्माण हुआ। इसको बोलते हैं अमोनियम सल्फेट, इसको बोलते हैं पोटेशियम साइनेट। ठीक है, ये भी क्या है? अमोनियम साइनेट। और ये आपकी क्या है? यूरिया। ठीक है, तो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड का लेबोरेटरी में सिंथेसिस इनऑर्गेनिक कंपाउंड से किसने किया? एफ वूलर नाम का साइंटिस्ट था। कौन से में? 1828 में किया। और उसको किस तरह से बनाया वो इसकी जो है समीकरण नीचे लिखी हुई है। उसके बाद में इसी प्रकार से एसिटिक एसिड का जो संश्लेषण है, इसको क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड का प्रयोगशाला में संश्लेषण जो है वो कोल्बे नाम के साइंटिस्ट ने किया। किसने? कोल्बे नाम के साइंटिस्ट ने किया। इसी प्रकार से मेथेन का प्रयोगशाला के अंदर जो संश्लेषण है वो कौन से वैज्ञानिक ने किया? बर्थलोट ने। तो थोड़ी सी हिस्ट्री आपको ध्यान रखनी है। वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो किसने दी? बर्जिलियस ने, इसलिए इसको फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा। प्रयोगशाला में सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया का सिंथेसिस जो है एफ वूलर ने किया। जो समीकरण है वो मैंने आपको बताई है। इसी प्रकार से एसिटिक एसिड का संश्लेषण प्रयोगशाला में कोल्बे ने किया और मेथेन का संश्लेषण जो है बर्थलोट ने किया। ये थोड़ी सी हिस्ट्री अपने को ध्यान में रखनी है। आगे जैसे मैंने आपको बताया कि कार्बन अपनी चारों संयोजकता
इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकता है, पहला तरीका। दूसरा, 2 सिंगल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड, दोनों डबल बॉन्ड, और 1 सिंगल और 1 ट्रिपल बॉन्ड। तो इससे भी कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है हाइब्रिडाइजेशन को लेकर, कि जेसन को लेकर क्वेश्चन आता है कि इनके अंदर कौन कौन सा संकरण पाया जाता है। तो संकरण का पता करने के लिए आप सिग्मा बॉन्ड के आधार पर अपन आसानी से पता कर लेंगे। तो देखिए सिग्मा बॉन्ड, देखिए कौन कौन से कितने पाए जाते हैं। ये कोवलेंट बॉन्ड है, ये तो ये सिग्मा होगा, ये भी कोवलेंट बॉन्ड सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो इसके अंदर कितने सिग्मा है? 4 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, एक थोड़ा सा पॉइंट आपको याद रखना है, अगर आपके सामने डबल बॉन्ड हो तो डबल बॉन्ड के अंदर 1 सिग्मा होता है और 1 पाई बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसके अंदर एक तो हमेशा सिग्मा होगा और 2 आपके क्या होंगे? पाई बॉन्ड होते हैं। इसके आधार पर इसको आप सोल्व करते हुए चले जाइए। तो 4 सिग्मा, इसके अंदर ये कोवलेंट है सिग्मा, ये कोवलेंट सिग्मा है, डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 3। ठीक है, दोनों तरफ डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा होगा, 1 सिग्मा होगा, टोटल सिग्मा कितने हो गए? 2। इसके अंदर आ जाइए, ये अकेला सिग्मा है और इसके अंदर ऊपर वाला 1 सिग्मा होगा तो टोटल सिग्मा कितने हो गए? 2 सिग्मा। इसके आधार पर आप जो है इसके संकरण का निर्धारण कर सकते हैं। जहां पर 4 सिग्मा होते हैं वो संकरण कौन सा होता है? sp3। 4 सिग्मा वाले, 3 सिग्मा वाला कौन सा होता है? sp2। और ये 2 सिग्मा वाले हैं, इनके अंदर हमेशा कौन सा संकरण पाया जाता है? sp संकरण। ठीक है, एंगल की बात करें, बॉन्ड एंगल की बात करें तो आपको पता है sp3 के अंदर कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है। sp2 के अंदर 120 डिग्री का कोण होता है और इसके अंदर 180 डिग्री का कोण होता है। तो कोण पूछा जा सकता है। नंबर ऑफ एंगल, तो इतने एंगल वाले कितने जो हैं एंगल, कितने एंगल होंगे टोटल? तो sp3 में आपको पता है 6 होते हैं, 4 तो दिख रहे हैं, 1 2 3 4 और 2 ऊपर होते हैं, 6 होते हैं। इसके अंदर आप देखिए, इसके अंदर एक एंगल तो ये हो जाएगा, एक एंगल आपका ये हो जाएगा 2, ठीक है, और एक एंगल ये हो जाएगा। तो टोटल एंगल कितने हो गए? 3। इसके अंदर यही एक अकेला एंगल होगा तो एक एंगल होगा, इसमें भी एक ही एंगल होगा तो इसके अंदर भी आपका सिंगल एंगल होगा। ठीक है, अगर इनकी शेप, आकृति पूछी जाए तो आपको पता है sp3 के अंदर कैसी होती है? टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय। कैसी होती है? चतुष्फलकीय। ये कैसी होती है? त्रिकोणीय, ट्राई एंगुलर प्लेन। ओके, और sp के अंदर आपको पता ही है कैसी आकृति होती है? लीनियर होती है। तो इन अवस्थाओं के अंदर आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 प्रकार से प्रदर्शित की गई हैं। कौन सी के अंदर कौन कौन सा संकरण हो सकता है, एंगल कितना हो सकता है, आकृति कितनी हो सकती, कैसी हो सकती है, और एंगल कोण की जो संख्या है वो कितनी हो सकती है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, मैंने आपको वैसे संकरण के बारे में संकरण जो टॉपिक आएगा उसके अंदर आप सविस्तार से पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन कार्बन से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन सोल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए आपके सामने sp3, sp2 और sp संकरण लिखे हुए हैं। इससे एक पॉइंट निकल के आता है कि ये जो संकरण है या इन संकरण से जो कक्षक आपस में बॉन्ड बनाते हैं उनकी बॉन्ड कैपेसिटी पर इस संकरण का प्रभाव पड़ता है। अगर अपन बात करें s और p कक्षक की, ऑर्बिटल की बात करें, तो जो s ऑर्बिटल है ये हमेशा न्यूक्लियस के पास होता है और ये न्यूक्लियस से दूर होता है। तो जो ऑर्बिटल या जो कक्षक न्यूक्लियस के जितना पास होगा उसको हटाना उतना ही मुश्किल होता है।
अर्थात उसके अंदर बॉन्ड कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो एक रफली सी पॉइंट, एक रफ पॉइंट निकल के आ गया कि जिस जिस संकरण में s ऑर्बिटल की परसेंटेज बढ़ेगी उस बॉन्ड की कैपेसिटी हमेशा ज़्यादा होती है। ये 3 संकरण आपके सामने लिखे हुए हैं। इन तीनों संकरण के अंदर आपको ये देखनी है कि s ऑर्बिटल की परसेंटेज कितनी है। और s ऑर्बिटल नाभिक के नज़दीक होता है, न्यूक्लियस के नज़दीक होता है, इसलिए उसकी जो s कक्षक जिस भी बॉन्ड से बंधेगा उस बॉन्ड की कैपेसिटी, बॉन्ड कैपेसिटी या बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो ज़्यादा होती है। तो आप एक रफली आइडिया निकाल सकते हो कि किसी भी संकरण के अंदर s जो ऑर्बिटल है उसकी प्रतिशतता बढ़ने के साथ साथ बॉन्ड कैपेसिटी भी बढ़ती जाती है। जैसे मैं s ऑर्बिटल की परसेंटेज की मैं बात करता हूँ, यहाँ टोटल परमाणु कितने 4 हैं, 4 में से s कितना 1, तो 1/4 यानी कि इसके अंदर 25% जो प्रतिशत मात्रा जो है s ऑर्बिटल की है। इसमें टोटल परमाणु कितने हैं 3, उसमें s कितना है 1/3 यानी कि यहाँ पर 33.33% मात्रा किसकी है s ऑर्बिटल की है। इसके अंदर 1/2 यानी कि 50% जो है s ऑर्बिटल की परसेंटेज मात्रा है। तो sp3 से sp की तरफ आप बढ़ते जाते हो तो s ऑर्बिटल की जो परसेंटेज है वो लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी बॉन्ड कैपेसिटी भी बढ़ती जाती है। तो इधर से sp3 से sp की तरफ जाओगे तो बॉन्ड कैपेसिटी जो है वो भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। जितनी अधिक मात्रा s ऑर्बिटल की होगी उतनी ही ज़्यादा बॉन्ड कैपेसिटी होगी। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि बॉन्ड कैपेसिटी का ऑर्डर क्या है, एक कार्बन जो है वो sp3 संकरण दिखा रहा है, दूसरा कार्बन sp2 दिखा रहा है और तीसरा जो है वो sp संकरण दिखा रहा है, तो इनकी जो बॉन्ड कैपेसिटी है उसका ऑर्डर क्या होगा। तो याद रखिए sp संकरित कार्बन के अंदर सबसे ज़्यादा बॉन्ड कैपेसिटी पाई जाती है, उससे कम किसकी होंगी sp2 की होंगी और उससे कम किसकी होंगी sp3 की होती है। तो आपसे कोई भी कार्बन दे दें और बॉन्ड कैपेसिटी आपको पूछें तो याद रखिए सबसे ज़्यादा बॉन्ड कैपेसिटी sp की और सबसे कम जो है sp3 की। वजह साफ है, इसके अंदर जो है s कक्षक की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक है, इसमें s कक्षक की प्रतिशत मात्रा सबसे कम है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अब आगे देखिए, आगे की तरफ अपन बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और आ सकता है, वैसे मैं ऑर्डर लिखता हूं sp3 sp2 और sp। इधर से अपने को इधर की ओर बढ़ना है, तो इधर से इधर की ओर बढ़ोगे तो s की जो प्रतिशत मात्रा है वो रेगुलर बढ़ती जा रही है, अर्थात s कक्षक जो है वो बढ़ता जा रहा है और x कक्षक जो है वो नाभिक के पास होता है, तो नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचती है। तो इधर से इधर जाओगे तो विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती जाती है। अर्थात मैं आपसे पूछूं ये तीनों संकरण देखे, इनमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर क्या है, तो सबसे ज़्यादा sp की होती है, उसके बाद में sp2 की होती हैं और सबसे कम जो है वो sp3 की होती है। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कार्बनिक पदार्थों की भौतिक और रासायनिक गुण पर। दोबारा समझिए, इधर से आप इधर जा रहे हो तो यहाँ पर 50% s कक्षक की प्रतिशत मात्रा है और यहाँ पर 25% है। तो इधर से उधर जाओगे आप तो s की जो प्रतिशत मात्रा है वो बढ़ती जाती है, अर्थात s कक्षक नाभिक के पास होता है तो वो इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेसिटी बढ़ती है और जिसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी जितनी ज़्यादा होती है उतनी ज़्यादा उसकी विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है। तो इधर से उधर जाओगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लगातार बढ़ती जाएंगी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का जो ऑर्डर है वो आपको इस प्रकार से होगा, सबसे ज़्यादा sp, sp2 और sp3। किसी भी यौगिक की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है उस यौगिक के भौतिक और रासायनिक गुणों का भी निर्धारण करती हैं। तो ये संकरण भी आपको ध्यान में रखना है।
ठीक है, आज के लिए इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।